नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023 की एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अक्टूबर 2023 के आर्थिक परिदृश्य पर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप दो जगह उपयोग कर सकते हैं, यूपीएससी और पीसीएस के मेंस के जीएस पेपर 3 में और जीएस प्रीलिम्स में आप इसका उपयोग कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, बैंक, एसएससी, रेलवे, आरओ जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है और उसमें भी समसामयिक करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वहां पर ये वीडियो पूरी तरह से समान रूप से उपयोगी होंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपके लिए एक जानकारी शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने प्रोवाइड करा दिया है, जहां पर हम डेली बेसिस पर आपके लिए द हिंदू और पीआईबी का जो करंट अफेयर्स होता है वो हिंदी में शेयर करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम समय समय पर कुछ मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करते रहते हैं जिससे आपकी पढ़ाई को और गति मिलती है। आप सब जानते हैं कि मोटिवेशन कितना जरूरी होता है एक लंबी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए कि आपको कितनी ज्यादा सुविधा हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल आपके लिए समय समय पर ढेर सारे प्रोग्राम्स, चीजें लाता रहता है जो आपकी सफलता को निरंतर गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में पहली न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, एक गुजारिश आपसे ये करूंगा कि अगर ये चैनल आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत दिनों से इंडियन मार्केट में देखा होगा कि आपको 2000 की नोटें ज्यादा देखने को नहीं मिल रही हैं और 2000 की नोटें अचानक ही मार्केट से लुप्त हो गई, यानी कि देखने को कम मिलती हैं 2000 की नोट। तो आखिर 2000 की ये जो नोट थी वो गई कहां, तो इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों, 2000 की नोट चलाई कब गई थी, क्यों चलाई गई थी, भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण फैसले के साथ 2000 की नोट हमारे सामने आई थी, जिसको हम डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण बोल देते हैं। जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अचानक रात में तकरीबन 7-8 बजे आकर के हम लोगों के बीच, पूरे इंडिया के बीच अनाउंस किया था कि आज से 500 और 1000 की जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि वैध मुद्रा नहीं रहेंगे और उसको बैंक में जमा करवाने की एक समय सीमा उन्होंने बताई। फिलहाल दोस्तों, विमुद्रीकरण करने के पीछे सरकार की बहुत सारी मंशा थी, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों विमुद्रीकरण किया गया था। तो फिलहाल हम 2000 के नोटों पर बात करेंगे। तो हमारी न्यूज देख लीजिए क्या है। न्यूज है दोस्तों, रुपए 2000 करेंसी नोटों का विधिग्राही मुद्रा का दर्जा बरकरार। तो विधिग्राही मुद्रा क्या होता है, लीगल टेंडर होता है, ठीक है। लीगल टेंडर करेंसी को विधिग्राही मुद्रा यानी कि कानून द्वारा ये मुद्रा पूरी तरह से लीगल है, ठीक है। तो अभी 2000 की जो नोट है उनका जो लीगल टेंडर का स्टेटस है वो बरकरार रहेगा, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली है। तो दोस्तों, ये जो डिस्कशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहले से ही मैं इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर दे रहा हूं। ये दोस्तों आपको यूपीएससी के एग्जाम में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला ये जो है ये वीडियो है और बहुत अच्छी न्यूज है आर्थिक जो है संबंधों के लिहाज से, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं 2000 करेंसी नोटों के बारे में। दोस्तों, सरकार ने चलाई स्वच्छ मुद्रा नीति। सरकार क्या, आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे मनी को बैलेंस करती है, देश की अर्थव्यवस्था को जो संभालती है। तो स्वच्छ मुद्रा नीति यानी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई द्वारा 2000 मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों को वैध मुद्रा का दर्जा इनका बरकरार रखा गया है। यहाँ रोमन लिपि में का दर्जा लिख गया है, तो इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए न्यूज के ऊपर। न्यूज में कहा गया क्या गया है कि स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत आरबीआई द्वारा 2000 मूल्य वर्ग की करेंसी नोटों को वैध मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर का दर्जा बरकरार रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, 2000 नोटों 2000 की जो नोट थी उनको वापस लेने की घोषणा 19 मई 2023 को
आरबीआई द्वारा की गई थी। बैंकों से इन्हें बदलने और अपने बैंक खातों में जमा कराने की, यानी कि जो खाता धारक हैं वो अपने अपने खातों में 2000 की नोटें जमा कराने की जो तिथि थी आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई थी। कब? 19 मई 2023। तो आरबीआई ने, सरकार ने, जो भारतीय लोग हैं या जिनके पास भी 2000 के नोट है उनसे, उनके लिए ये घोषणा की थी कि 19 मई 2023 तक सभी 2000 की जो नोट जिनके पास हैं वो अपने अपने बैंक खातों में जमा कराने, क्योंकि अब आरबीआई इन नोटों को वापस जो मार्केट है उससे ले रही है। मार्केट के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं? हम घरेलू लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। घरेलू अर्थव्यवस्था में जो लोग रहते हैं वो भी आ जाते हैं, यानी कि पूरा ऑल इंडिया के अंदर जहां भी 2000 की नोट है उनको सरकार अपने पास, आरबीआई अपने पास ले रही है, ठीक है। तो अगर आपने भी 2000 का नोट रखा हुआ है और अगर आप अभी तक नहीं बदले हैं तो एक डेट और थी, उस डेट को भी बदला जा सकता था। तो फिलहाल ये अक्टूबर की घटनाक्रम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अक्टूबर तक का डेट हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये जो 19 मई 2023 था, एक समय सीमा थी। ये समय सीमा जब बढ़ चली तो इस समय सीमा के बाद भी सरकार ने, जो आरबीआई है वो 7 अक्टूबर 2023 तक के लिए इस समय सीमा को उन्होंने बढ़ा दिया था, ठीक है। और यह सीमा समय समाप्त होने के बाद भी इन करेंसी नोटों को लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा का दर्जा बनाए रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बैंक नोट वापस ले रहे थे 2000 के, वो जो समय सीमा थी उसकी 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाई गई थी 19 मई से, ठीक है। मई से अक्टूबर कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ये समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अगर कोई कहे कि 2000 के नोट इलीगल हो गए हैं तो आप बिल्कुल मत मानना, क्योंकि 2000 की नोट लीगल टेंडर अभी भी हैं, यानी कि वैध मुद्रा का दर्जा अभी भी उनको प्राप्त है। दोस्तों ये जो 2000 नोट है, 2000 के नोट हैं, उन्हें आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत करके आप अपने बैंक खाते में इन्हें जमा करा सकते हैं। अब 19 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में एक लखनऊ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है और भी बहुत सारे शहर है। टोटल 19 क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है, जहां पर ये नोट जमा करके आपके बैंक के खाते में उतनी राशि मतलब जमा कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपके लिए जरूरी थी, मैंने डिस्कस किया। अब आइए थोड़ा सा इतिहास में, यानी कि पिछले दौर में चलते हैं 2016 में, कि 2016 में ऐसा क्या हुआ था जब ये नए नोट प्रकाश में हमारे लिए आए थे। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसार 2000 मूल्य वर्ग के करेंसी नोट जारी करने का निर्णय कब लिया गया? नवंबर 2016 में, जब 500 और 1000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट का विधिग्राह्य मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर का जो दर्जा था हटाने के पश्चात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ये कदम आरबीआई ने उठाया था। याद रखिएगा, 2000 मूल्य वर्ग के जो नोट करेंसी जो थे जो जारी किया गया था वो सिर्फ इसलिए जारी किया गया था कि जो 2016 में नवंबर में नोटबंदी हुई थी उसमें जो 500 और 1000 के नोट मार्केट से बाहर हो गए थे उसी की पूर्ति करने के लिए 2000 के नोट चलाए गए थे। यहाँ इस लाइन पर आप ध्यान दें कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2000 का नोट चलाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों प्रचलन में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि 2024 में जब हम देखते हैं तो 1000 और 500 के 1000 के तो नहीं 500 के नोट बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। इसलिए जो 2000 के जो मूल्य वर्ग के नोट छापे गए थे उनका उद्देश्य क्या हो गया? पूरा होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो आवश्यकता है वो अन्य नोट पूरा कर रहे हैं। इसलिए 2000 के जो नोट है 2000 मूल्य वर्ग के अब उनकी आवश्यकता नहीं हो गई है। इसी के साथ 2000 मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का जो उद्देश्य था वो हो गया है पूरा। इसलिए दोस्तों 2000 मूल्य के नोटों का मुद्रण 2018-19 से ही बंद कर दिया गया था। सरकार की पहले से ही ये योजना थी कि सिर्फ अर्थव्यवस्था में वो जो मनी 500 और 1000 के नोट बाहर हो गए थे उनको उनकी कमी पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा बना रहे इसके लिए 2000 के नोट छापे गए थे, ठीक है। और जैसे जैसे 500 के नोट आते गए मार्केट में वैसे वैसे ही सरकार ने 2000 मूल्य वर्ग के नोट को छापना बंद कर दिया था। और ये काम कब हुआ था? 2018-19 से ही
हो गया था। ठीक है, तो 2018-19 तक ही 2000 मूल्य वर्ग के नोट छापे गए थे, उसके बाद नए नोट छापे नहीं गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2000 मूल्य वर्ग के नोट अब क्यों जो है बैंक अपने पास ले रही है, आरबीआई अपने पास ले रही है। ठीक है, तो आइए अब इसी को डिस्कस करते हुए एक इसकी जो हिस्ट्री थी विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन। अब ये 2016 में डिमोनेटाइजेशन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी थी ये भी देखेंगे। डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण होता क्या है इसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों विमुद्रीकरण का जो अभिप्राय है वो एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप किया जाता है और किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। समझ गए आप, यानी कि जो 1000 और 500 के नोट अर्थव्यवस्था से हटा दिए गए थे वो विमुद्रीकरण का ही परिणाम था। ठीक है, अब विमुद्रीकरण को प्रायः क्या कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है। तो डिमोनेटाइजेशन है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहां पर क्या किया जाता है, काला धन छिपाने वाले जो लोग होते हैं उनको न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की क्या करनी पड़ती है, घोषणा करनी पड़ती है और उस पर उन्हें टैक्स भी देना होता है। क्योंकि जब कोई करेंसी लीगल टेंडर रह ही नहीं जाएगी तो आपके पास अगर है भी तो वो किसी काम की वैसे भी नहीं रह जाती। तो आपका जो काला धन है वो किसी काम का नहीं रह जाता, इसीलिए विमुद्रीकरण किया जाता है एक नीतिगत उपाय के रूप में काला धन को खत्म करने के लिए मार्केट से। ठीक है, तो विमुद्रीकरण का मतलब आप समझ गए क्यों किया जाता है, ये भी समझ गए विमुद्रीकरण। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। दोस्तों नवंबर 2016 में आप सबने एक ऐतिहासिक जो है वर्ड सुना था। नवंबर 2016 को जब भारतीय प्रधानमंत्री टीवी पर आके अचानक उन्होंने नोटबंदी की घोषणा कर दी थी। ठीक है, जिसको विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन में बार बार यूज कर रहा हूं, नोटबंदी से ही उसका मतलब होता है। ठीक है, अब काले धन को समाप्त करना इनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। उस समय दोस्तों ये जब इन्होंने नोटबंदी किया उस समय प्रचलित तकरीबन जो 86% मुद्रा थी वो अमान्य हो गई थी, यानी कि 86% मुद्रा, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी बात है। यानी कि उसका जो मूल्य है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गया था, यानी कि 86% जो मनी थी वो मार्केट से उसका मूल्य रातों रात खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये काला धन को समाप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम उठाया था। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मेंस में या प्री में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर सरकार ने जो डिमोनेटाइजेशन किया था वो क्यों किया था, उसके पीछे कारण क्या थे। तो सरकार का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2000 मूल्य वर्ग के नोट अभी बंद हो रहे हैं तो विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन चर्चा में फिर से आ सकता है, इसलिए इसके उद्देश्य भी आप लोग याद रखिए कि डिमोनेटाइजेशन किया क्यों गया था। पहला तो काले धन को समाप्त करने के लिए, दूसरा नकली नोटों को प्रचलन से बाहर करने के लिए, तीसरा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यानी कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। हालांकि आप सब जानते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी वाला जो इनका एक उद्देश्य था वो तो लगभग पूरा होते नजर आ रहा है। आज पूरा देश जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसलिए ये उद्देश्य तो इनका गवर्नमेंट का पूरा हुआ है। काला धन समाप्त हुआ कि नहीं हुआ ये आप भी जानते हैं कि काला धन खत्म उस हद तक नहीं हो पाया। हाँ, इनिशियल फेज में कुछ जो काला धन रखने वाले लोग थे उनको नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन वो बाद में सेटल हो गया। और नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना इनका एक उद्देश्य था, लेकिन नकली नोट 2000 के भी प्रकाश में आए थे, ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए ये जो ऊपर के काले धन और नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करने वाले दो उद्देश्य हैं ये आंशिक रूप से ही पूरे हुए। ठीक है, ये आंशिक रूप से पूरे हुए, लेकिन डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ने के लिए ये एक उद्देश्य था, ये संभवतः लगभग पूरा होने की तरफ नजर आ रहा है। दोस्तों कई जानकार अब क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी जो है अल्पकाल में अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा प्रभाव ये डाल सकता है, लेकिन जब दीर्घ काल में यह भारत और संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम साबित
हो सकता है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है शुरुआत में यानी कि इनिशियल फेज में आपको थोड़ा सा निगेटिव लग सकता है, लेकिन दीर्घ काल में जब आप जाएंगे भविष्योन्मुखी ये आपको कदम साबित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की जो बात थी उससे आप एक इंडिकेशन समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में इसका लाभ हो सकता है। ठीक है, तो विमुद्रीकरण और 2000 की नोटों का चलन अब धीरे धीरे बंद क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगली न्यूज हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा अक्टूबर में ही 2024-25 के जो रबी फसल थी, रबी की जो फसलें होती हैं, आप जानते हैं कि रबी, खरीफ, जायद, ये 3 प्रकार के की जो फसलें होती हैं वो होती हैं, तो उनके लिए रबी फसलों के लिए क्या किया गया है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किया गया है 2024-25 के लिए। ठीक है, तो आइए इसी संबंध में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मोदी जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी, एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो आइए न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है यानी कैबिनेट समिति जो होती है, उसने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी जो अनिवार्य रबी की फसल होते हैं उनके लिए अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जो है वो जारी कर दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या मतलब होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब सरकार ने दोस्तों विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। तो रबी के फसलों का जो एमएसपी है वो बढ़ाया गया है। तो आइए बात करते हैं किसका किसका एमएसपी कितना बढ़ा है। अब दोस्तों एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो मसूर में हुई है। ये आपके लिए 1 नंबर का सवाल हो सकता है, पीसीएस जैसे एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा रबी फसलों में एमएसपी में किस फसल की वृद्धि हुई है, तो मसूर की वृद्धि हुई, मसूर में वृद्धि हुई सबसे ज्यादा, कितना, 425 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी को बढ़ाया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रेपसीड है और सरसों, उसके लिए कितना किया गया है, 200 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मसूर के लिए 425 रुपए, उसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़े हैं। तो 425 मसूर, ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर पूछा जा सकता है। अब दोस्तों गेहूं और कुसुम के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं और जौ और चने के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है। जौ के लिए 115 रुपए और चने के लिए याद रखना आप 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तो 2024-25 के लिए जो रबी फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जारी किया गया था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एमएसपी किसका कितना बढ़ा उसके संबंध में कुछ और कंटेंट प्लस हम आपके लिए एक चार्ट साइड में इसलिए लगा दिए कि ताकि आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सहूलियत होगी कि किसमें पर क्विंटल के हिसाब से कितना किस फसल के लिए बढ़ा है। कुछ प्रमुख फसलों को हमने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। अब दोस्तों विपणन सीजन जो 2024-25 है उसके लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप किया गया, यानी कि स्वामीनाथन जो आयोग था, राष्ट्रीय किसान आयोग, उनकी जो है शर्तों के आधार पर किया गया, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम कितना 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई है। जो अखिल भारतीय स्तर है एमएसपी का उससे कम से कम 1.5 गुना तक तय करने की यहाँ पर इन्होंने घोषणा किया है। अब दोस्तों रबी की फसलों की बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों के लिए क्या होगा कि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को इनके प्रोत्साहित होगा। तो बढ़ी हुई एमएसपी क्या क्या करेगी, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा, किसानों के लिए उनकी आय में वृद्धि होगी और फसल विविधीकरण को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने पर किसान जो है उसकी ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने, आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्री अन्ना
श्री अन्न आप जानते हैं मोटी अनाजों को कहा जाता है, जिनको इंग्लिश में आप मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है श्री अन्न इंग्लिश में, ठीक है। तो बाजरे की और इन सब के जो फसल विविधीकरण है उसको बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही, इसलिए ऐसे कदम उन्होंने उठाए हैं एमएसपी के क्षेत्र में। अब यहाँ पर चार्ट में आप इस चार्ट को याद रख सकते हैं कि किसके लिए कितना बढ़ा है। तो प्रति क्विंटल एमएसपी 2023-24 में गेहूं का कितना था 2125 रुपए और 2024-25 में हो गया है 2275 रुपए, यानी कि 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई है। जौ 1735 रुपए में थे 23-24 में, तो अब कर दिया गया है 1850 रुपए, यानी कि 115 रुपए की प्रति क्विंटल के हिसाब से जौ में भी बढ़ोतरी हुई है। अब चने में देख लीजिए, चना 5335 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी 2023-24 में और 2024-25 में हो गया 5440 रुपए, यानी कि 105 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चने में भी बढ़ाया गया है। मसूर में देख लेते हैं, मसूर में दोस्तों 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी दी गई थी 2023-24 में और 2024-25 में 6425 रुपए दी जाएगी, यानी कि 425 रुपए की बढ़ोतरी इसमें मसूर में की गई थी। और मसूर इंपॉर्टेंट इसलिए लिख लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के क्षेत्र में हुई है। सरसों में 5450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2023-24 में था, अब 24-25 में 5650 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ये सेकंड जो बड़ी बढ़ोतरी हुई है वो मसूर के बाद सरसों में ही हुई है। उसके बाद कुसुम दोस्तों 5650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2023-24 में एमएसपी तय थी, अब 2024-25 के लिए इसमें 5800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से है, तो इसमें भी 150 रुपए की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है। तो ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि पीसीएस के अंदर कई बार इस तरह के सवाल पूछ चुके हैं। चावल के एमएसपी को लेकर के सवाल 2022 में या 22 या 21 में आ चुका है, ठीक है। और गेहूं को लेकर भी आया था कि इस वर्ष गेहूं में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये चीज एमएसपी वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनकर आई। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है कि महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है भारत के अंदर। तो निश्चित तौर पे इससे क्या होगा कि उनके आय में भी वृद्धि हुई होगी, जिससे क्या होगा कि उनका जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो बढ़ा जरूर होगा। तो आइए देख लेते हैं महिला श्रम बल में भागीदारी से संबंधित क्या न्यूज है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सरकार ने जानकारी दी कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी पहले के मुकाबले बढ़ी है। केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 4.2% से बढ़कर 37% हो गई है, ठीक है। एक बड़ा उछाल महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में देखने को मिल रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के हिसाब से महिला श्रम बल भागीदारी दर 2018-19 में 24% थी, जो 2017-18 में 30.3% हो चुकी थी, ठीक है। और सरकार ने दोस्तों ये एक आंकड़ा है, ये आगे पीछे हो गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। 2018-19 में बढ़कर 24% हुई थी, 2017-18 में 23% थी, ठीक है। अब कितनी हो गई 37%। ये आंकड़ा आप लोगों को याद रखना चाहिए। वन लाइनर पूछा जा सकता है कि इस समय वर्तमान में भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितने परसेंटेज है, तो 37% आप लोगों को याद रखनी चाहिए क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हैं, तो इसलिए आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, ये जरूर पूछा जा सकता है। सरकार ने दोस्तों जानकारी क्या दी कि देश में महिला श्रम बल भागीदारी पहले के मुकाबले बढ़ी। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में कितने परसेंट 37% बताई दिया बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित आपको एक डेटा ग्राफ भी दिया हुआ है, ग्राफ भी देख लीजिएगा, ठीक है। सरकार ने जानकारी दी, ठीक है, इतने प्रतिशत बढ़ गई, इसी चीज को दोबारा प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है अप्रैल 2017 से ही आवधिक श्रम बल
सर्वेक्षण जारी करता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कब से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत की है? तो अप्रैल 2017 से ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में सरकार के निर्णायक कार्यक्रम जो थे वो महिलाओं को आय अर्जित करने के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने एवं उनके परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, जिससे क्या होता है उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है, परिवारों की स्थिति में सुधार होता है, उनकी स्थिति सुदृढ़ होती है। सरकार ने क्या कहा कि इस दौरान जो 2014 के बाद से एनडीए गवर्नमेंट के गठन के बाद से जो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला केंद्रित जो योजनाएं चलाई गई उनके सशक्तिकरण के लिए, उन्हीं का ये परिणाम है कि आज देश की श्रम बल भागीदारी में महिलाओं का परसेंटेज 37% के 37% पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप एक ग्राफ के माध्यम से ये समझें कि कब कब आंकड़ा कितना कितना था। देखिए यहाँ पर लिखा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट परसेंटेज 15 इयर्स अबव यूजुअल स्टेटस। यहाँ पर देखिए कि 2017-18 में ये स्टेटस था 23.3% और 2022-23 में ये स्टेटस चला गया 37%। काफी बड़ा उछाल यहाँ पर आपको देखने को मिला है। 2018-19 में 24.5% था, 2019-20 में 30%, फिर 2020-21 में हुआ 32.5, फिर 2021-22 में चला गया 32.8 और उसके बाद डायरेक्ट 5% का उछाल देखने को मिला। ठीक है, अब 37% जो है महिलाओं की श्रम बल भागीदारी देश में हो गई है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि देखने को मिली है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती है। दोस्तों विद्युत उत्पादन के मामले में भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान रखता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। एनर्जी प्रोड्यूस करने में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, एनर्जी जो पूरी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखेगा कि किस क्षेत्र का कितना योगदान है, यानी कि कहां कहां से किन किन माध्यमों से हम कितना कितना जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा परसेंटेज यहाँ पर इस सर्कल में आपको रेड दिखेगा, तो यानी कि कोयला क्षेत्र से हम सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करते हैं कोयला से। ठीक है, तो कोयला पर हम निर्भर हैं अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज है। फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, काफी बड़ा परसेंट, सेकंड। उसके बाद जल विद्युत से तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे नाभिकीय यानी कि परमाणु ऊर्जा, और पांचवें नंबर पर है दोस्तों क्या, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। आप जानते हैं समुद्री तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े विंड फार्म लगाए जाते हैं, जिससे पवन ऊर्जा को हम कलेक्ट करके रखते हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश की कि हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं या हमारी जो ऊर्जा जरूरतें पूरी होती है वो किन किन क्षेत्रों से कितना कितना आती है। अब दोस्तों केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बताया, देखिए ये केंद्रीय मंत्री का जो है एक बयान है कि पिछले 3 वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2023-24 में यानी कि अक्टूबर 2023 तक की बात कर रहे हैं, देश में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा वर्ष 2022-23 में और वर्ष 2021-22 की तुलना में 8.5% बढ़ गया। ठीक है, और दोस्तों मई 2023 तक के आंकड़ों की बात करें तो भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता 417.668 गीगावाट से अधिक हो गई है। ठीक है, ये आंकड़ा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन कई माध्यमों से प्राप्त करते हैं, तो हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जीवाश्म और गैर जीवाश्म। तो जीवाश्म ईंधन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? फॉसिल फ्यूल्स में कोयला, लिग्नाइट, गैस, तेल। ठीक है, जिसको हम तमाम विधियों से संसाधित करते हैं। जैसे कोयला हम अपने क्रस्ट से निकालते हैं, तो कोयला का ये परसेंटेज आप लोग ये नंबर आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा।
और लिग्नाइट का, गैस का, तेल का, इसी तरह से। और कुल जीवाश्म ईंधन से इतनी एनर्जी मिलती है। और गैर जीवाश्म ईंधनों से ये भी आंकड़ा आप लोगों को याद रखना चाहिए। जल से, पवन यानी कि नवीन और अन्य जो नई नई प्रौद्योगिकियां हैं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन का ये, सौर का ये, बायोमास का आपको याद रखना चाहिए। लघु जल विद्युत से हम कितना प्राप्त करते हैं, नाभिकीय से हम कितना प्राप्त करते हैं। तो ये एक आंकड़ा है, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। रिपीटेड मोड पे वीडियो देखेंगे आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब ये जो 4 न्यूज थी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। और अगला जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिख के रख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार से सवाल आते ही आते हैं। तो अगला वीडियो हमारा नोबेल पुरस्कार जो 2023 के जितने भी क्षेत्र में दिए जाते हैं, सारे नोबेल पुरस्कारों को सिर्फ एक वीडियो में हम 15 से 20 मिनट में डिस्कस कर देंगे कि हाँ क्यों दिया गया है, किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, किस अनुसंधान के लिए, और उससे संबंधित जो भी विशेष बातें होंगी हम उसको विस्तार पूर्वक उस वीडियो में डिस्कस कर देंगे, जिससे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जाए एग्जाम के अंदर वो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश करूंगा कि कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां आपके लिए डेली बेसिस पर कई महत्वपूर्ण चीजें हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, अब टेलीग्राम चैनल पर जब आप जाएंगे, कंपटीशन वॉर लिखेंगे तो ये लोगो ग्रीन वाला आपको दिख जाएगा, उसके बाद इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी यही लोगो आपको मिलेगा कंपटीशन वॉर के नाम से। ये सबसे ऊपर जब सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे सबसे ऊपर यही आएगा। इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको हेल्पफुल लगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।